सभी भाइयों को नमस्कार। स्वागत है आपका फिर से गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन चैनल में। आज हम लोग शुरू करेंगे गरीबी, दहेज, घरेलू हिंसा, तलाक, अंतर और अंतर पीढ़ी संघर्ष, जातिवाद पर क्वेश्चन। ठीक है, क्या करेंगे? गरीबी, दहेज, घरेलू हिंसा, तलाक, अंतर और अंतर पीढ़ी संघर्ष, जातिवाद पर क्वेश्चन करेंगे। इसके इन सारे चैप्टरों को मैंने जो है अपने जो है चैनल पे अपलोड कर दिया है। आप लोग जाके प्लेलिस्ट में, मुख्य सेविका का प्लेलिस्ट है, उसमें जाके देख सकते हैं और जो है सीख सकते हैं और अच्छा कर सकते हैं एग्जाम में। चलिए मैं शुरू करता हूँ क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करता हूँ। अब ये कथन क्या है? ए अत्यधिक निर्धनता सहित सभी प्रकार की निर्धनता को दूर करना सर्वाधिक चुनौती है। क्या है? सर्वाधिक चुनौती है। अत्यंतिक निर्धनता सहित सभी प्रकार की निर्धनता को दूर करना सर्वाधिक चुनौती है। अभी कथन 2 है। आर क्या है? यह सतत विकास के लिए अपरिहार्य आवश्यकता है। ठीक है, यह सतत विकास के लिए क्या है? अपरिहार्य आवश्यकता है। देखिए, कोई भी गरीबी हो, ठीक है, सतत विकास के लिए क्या है? बाधक तो है ही है। ठीक है ना, सतत विकास के लिए क्या हो? बाधक है। चलिए, इसका आंसर होगा, क्या होगा? आंसर होगा, ये होगा सी। ए और आर दोनों सही है और आर ए का क्या करता है? सही से व्याख्या करता है। अभी इसको एक्सप्लेनेशन में समझ लेते हैं। देखिए, अत्यधिक निर्धनता सहित सभी प्रकार की निर्धनता को दूर करना सर्वाधिक चुनौती है। बिल्कुल चुनौती है। निर्धनता दूर करना क्या है? सर्वाधिक चुनौती है। किसके लिए? इंडिया के लिए, क्योंकि यह सतत विकास के लिए अपरिहार्य आवश्यक है। ठीक है, सतत विकास मतलब कि एक लक्ष्य की तरफ जो है लगातार बढ़ते रहना, एक लक्ष्य की प्राप्ति करना, उस विकास में क्या है? बाधक है। ठीक है, कौन सी? निर्धनता। तो इसलिए हर तरह की निर्धनता को क्या करना पड़ेगा? खत्म करना पड़ेगा, तभी जो है देश सतत विकास कर पाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। निम्न कारकों में से कौन राष्ट्रीय एकीकरण में बाधक है? ठीक है, अब देखिए, ये पूछ रहा राष्ट्रीय एकीकरण में बाधक है। देखिए, सब गड़बड़ चीज़ें हैं, मतलब सब निगेटिव चीज़ें ही हैं, लेकिन राष्ट्रीय एकीकरण की बात हो रही है तो कौन सा निम्न कारकों में से कौन सा राष्ट्रीय कारक में बाधक है? निम्न से दिए गए कुटों में सही उत्तर चयन करिए। ठीक है, तो राष्ट्रीय बाधक ढूंढना है तो ढूंढिए। देखिए, जातिवाद है, बिल्कुल है। संप्रदायवाद भी है। संप्रदाय मतलब कि दो जब धर्म लड़ते हैं आपस में। क्षेत्रवाद भी है, बिल्कुल। अब देखिए, मद्यपान जो है, मद्यपान नहीं है। ठीक है, मद्यपान नहीं है। मद्यपान जो है आप पर्सनल लेवल पर करते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। उससे राष्ट्रीय एकीकरण में क्या होता है? कोई बाधा नहीं पहुंचती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। ठीक है, 1 2 3 आंसर हो जाएगा। मतलब कि जातिवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद, प्रजातिवाद, संप्रदायवाद आदि कारक राष्ट्रीय एकता में क्या है? बाधक होते हैं। इन सबके कारण व्यक्ति सामान्य रूप से कार्य करने में असमर्थ हो जाता है। ठीक है, क्या होता है? इन सब के कारण जो है क्या होता है? जातिवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद, प्रजातिवाद, संप्रदायवाद आदि कारकों से क्या होता है? कारण जो है व्यक्ति समान रूप से कार्य करने में क्या होता है? असमर्थ हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सब कुछ जो एक्सप्लेन कर दिया जा चुका है, आप लोग बस जो है प्रैक्टिस करवा रहे हैं। भारतवर्ष में निर्धनता को कौन सा कारण अधिक उपयुक्त नहीं है दिखाई देता है? ठीक है, इसमें जो है निर्धनता का कौन सा कारण अधिक उपयुक्त नहीं दिखाई देता है? नहीं की बात हो रही है। देखिए, अशिक्षा बिल्कुल निर्धनता का कारण है। बेरोजगारी भी है। भाग्य का भरोसा करना भी है। ठीक है, और काम मिलने पर भी काम करने की इच्छा न होना, ये सही नहीं है। ठीक है, इसलिए आपका उत्तर क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा, क्योंकि नहीं की बात हो रही है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। देखिए, भारत में अशिक्षित बेरोजगारी अधिक है। भारत में कुछ धार्मिक विश्वास है, जैसे कर्म के सिद्धांत एवं माया का उदाहरण भी कुछ हिंदुओं को कठिन परिश्रम से कार्य करने के प्रति उदासीन बनाते हैं। देखिए, बहुत लोग क्या है? धार्मिक चीज़ों से जुड़े हुए हैं, धार्मिक मान्यताओं से जुड़े हुए हैं, तो क्या करते हैं? वो भाग्य पे, भगवान पे ज़्यादा भरोसा करते हैं और कठिन परिश्रम करने से क्या करते हैं? हिचकते हैं। इसलिए जो है यहाँ पे हमारे यहाँ हिंदू की संख्या ज़्यादा है। इसलिए जो क्या है कि भाग्य पर भरोसा वाला ऑप्शन क्या था, उसमें सही था। लेकिन आपका आंसर क्या होगा? डी, क्योंकि उसमें नहीं पूछा था। तो काम करने पर भी काम करने की इच्छा ना होना, ये वाला आपका उत्तर सही हो जाता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। ठीक है, किस प्रकार की निर्धनता कायिक उत्तरजीविता को बनाए रखने पर जरूरी बुनियादी संशोधन अभाव द्योतक है? तो किस प्रकार की है? तो वो है आपका ए परम निर्धनता है। ठीक है, परम निर्धनता उत्तर हो जाएगा। इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। देखिए, एक ऐसी दशा जिसमें सामान्य भौतिक
किंतु कभी कभी सांस्कृतिक संसाधनों का अभाव होता है भी होता है, गरीबी कहते हैं। परंतु जब कायिका जीविका को बनाए रखने के लिए जरूरी बुनियाद संसाधनों का अभाव होता है तो वह परम निर्धनता कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाती है? परम निर्धनता कहलाती है। आगे बढ़ते हैं। देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा कि मंडल आयोग ने अपने पिछड़े वर्गों के चयन में निम्नलिखित में से किस समूह को आधार माना था? तो किस समूह को आधार माना था? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका बी, हो जाएगा बी, सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक पिछड़ेपन। ठीक है, सामाजिक रूप से जो पिछड़े हैं, शैक्षिक रूप से पिछड़े हैं और आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, इसको आधार बनाया था मंडल आयोग ने। देखिए मंडल आयोग ने अपने अन्य पिछड़ा वर्गों के चयन में सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक पिछड़ेपन को आधार बनाया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का गठन कब हुआ था? ठीक है, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की बात हो रही है, ध्यान से पढ़िएगा, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसका हो जाएगा सी, 1992। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का गठन जो है वर्ष 1992 में हुआ था। इस आयोग का गठन पहले 5 ध्यान रखिएगा कि पहले कितने लोग हुआ था? तो पहले 5 अल्पसंख्यकों को हुआ था। ठीक है, इसमें मुस्लिम थे, सिख थे, ईसाई थे, बौद्ध थे और पारसी थे। समुदाय के हितों की रक्षा के लिए किया गया था। तत्पश्चात वर्ष 2014 में, किसमें? 2014 में जैन धर्म को अल्पसंख्यक के समुदाय के रूप में अधिसूचना किया गया। देखिए इसमें भी क्वेश्चन आ सकता है कि सबसे तत्कालिक धर्म कौन सा है जिसको जो है अल्पसंख्यक के पद में रखा गया? तो जैन धर्म हो जाएगा। फिर से पूछा गया शुरू में कितने धर्मों को जो है अल्पसंख्यक में रखा गया? तो वह 5 हो जाएगा। ठीक है, और कभी कभी भी ऑप्शन दे सकता है कि इनमें से कौन जो है अल्पसंख्यक में नहीं है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। आयोग में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 5 सदस्य होते हैं। कितने होते हैं? एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 5 सदस्य होते हैं जो अल्पसंख्यक समुदाय के प्रतिनिधित्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। किस पे आते हैं? क्वेश्चन नंबर 7 पे, निम्नलिखित में से भारत में बढ़ते तलाक के कारण क्या, कौन सा है? ठीक है, देखिए बढ़ते तलाक के कारण कौन सा है? तो देखिए ये है। ठीक है, क्या है? ये मुख्य कारण है। ठीक है, देखिए जब महिला स्वावलंबी हो जाती है तो क्या करती है? अपने प्रतिष्ठा के लिए लड़ाई लड़ना चालू करती है। ठीक है, तो जब उस पर अत्याचार होता है तो क्या करती है? वो भी क्या करती है? विरोध करती है। जब विरोध करती है तो क्या होता है? तलाक की नौबत आ जाती है। तो इसमें जो प्रमुख आंसर होगा यही होगा। भारत में बढ़ते तलाक का कारण जो है महिलाओं का आर्थिक स्वावलंबन है। अब वह पहले की भांति जो है मूक दर्शक नहीं रही, मतलब खड़े होकर देखने वाली नहीं रही। जरूरत पड़ने पर वह अपना आवाज़ उठाना जानती हैं, चाहे उठाती हैं। आज की बात हो रही है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा घरेलू हिंसा का रूप नहीं है? ठीक है, घरेलू हिंसा का रूप नहीं है। देखिए घरेलू हिंसा क्या होता है? घर वालों द्वारा या मतलब कि घर वालों द्वारा क्या होता है? उत्पीड़न होता है, किसी रूप से, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से जब उत्पीड़न होता है तो क्या कहते हैं? घरेलू हिंसा कहते हैं। अब इसमें घरेलू हिंसा कौन सा नहीं? तो अपहरण नहीं है, बाकी दहेज मृत्यु है ही, यौन उत्पीड़न है ही, पत्नी की पिटाई करना है ही। ठीक है, तो ये सब क्या है? आगे बढ़ते हैं, वो इसको जो है पढ़ देते हैं एक्सप्लेनेशन। घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 भारत का संसद द्वारा पारित एक अधिनियम है जिसका उद्देश्य घरेलू हिंसा में महिलाओं को बचाना है। क्या है? घरेलू हिंसा में क्या करना है? महिलाओं को बचाना है। इस अधिनियम को 26 अक्टूबर 2006 में लागू किया गया था। इस कानून के तहत घरेलू हिंसा के दायरे में अनेक प्रकार के हिंसा और दुर्व्यवहार आते हैं। क्या आते हैं? इस कानून के तहत घरेलू हिंसा के दायरे में अनेक प्रकार के हिंसा और दुर्व्यवहार आते हैं। दुर्व्यवहार आते हैं किसी भी घरेलू संबंध या नातेदारी में किसी प्रकार का व्यवहार, आचरण या बर्ताव जिसमें आपके स्वास्थ्य, सुरक्षा, जीवन या किसी अंग का कोई क्षति पहुंचती है, मानसिक या शारीरिक रूप से हानि होती है। देखिए मानसिक या शारीरिक रूप से हानि होती है, क्या कहलाता है? घरेलू हिंसा कहलाता है। ठीक है, किसी के व्यवहार से, आपके उसके आचरण से, बर्ताव से, आपके स्वास्थ्य की, सुरक्षा की, जीवन की क्या होती है? किसी भी अंग को क्षति पहुंचने की क्या होती है? पहुंचती है, तो मानसिक या शारीरिक रूप से हानि होती है, तो क्या कहते हैं? घरेलू हिंसा कहते हैं। अपहरण जो है घरेलू हिंसा में नहीं आएगी, क्योंकि अपहरण कौन कर सकता है? दूसरा करता है। ठीक है, अपहरण कोई और नहीं, घर के लोग नहीं करते हैं। अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? ठीक है, ध्यान रखिए, पढ़िएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसमें अच्छे क्वेश्चन कलेक्ट किए गए हैं। तो अंत्योदय का क्या है? देखिए गरीबों में सर्वाधिक गरीबों की सहायता करना। अंत्योदय कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है कि जो गरीबों में भी गरीब हैं उनका क्या करना? मदद करना, उनका मदद करना। ठीक है, तो पढ़ लेते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। थोड़ी सर्दी हो गई है, कोऑपरेट करना करिए, क्योंकि हम भी जो है मेहनत कर रहे हैं। अंत्योदय कार्यक्रम की उद्देश्य गरीबों में से सर्वाधिक गरीबों की सहायता करना है। ठीक है, 10वें पे आते हैं। किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी हटाओ था? बिल्कुल इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है ये। ठीक है, कि किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी हटाओ था? तो किसका था?
बी, पांचवी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। तो पांचवी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? गरीबी हटाओ था। इस योजना का कार्यकाल अप्रैल 1974 से लेके 1979 तक था। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1974 से मार्च 1979 तक था पांचवी पंचवर्षीय योजना। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? गरीबी हटाओ। ठीक है, मैं दोहरा दिया बार बार, इसको ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। निम्नलिखित में से किसके संघर्ष को तनाव प्रबंधन की एक प्रक्रिया के रूप में देखा है? निम्नलिखित में से किसने संघर्ष को तनाव प्रबंधन की एक प्रक्रिया के रूप में देखा है? तो कौन देखा है? लेविस कोजर साहब ने। लेविस कोजर ने संघर्ष को तनाव प्रबंधन की एक प्रक्रिया के रूप में देखा है। उन्होंने संघर्ष को क्या बताया कि ये तनाव प्रबंधन की क्या है? एक प्रक्रिया है जो सामाजिक परिवर्तन की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न होकर पुनर्एकीकरण का कार्य करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। मार्क्स का संघर्ष सिद्धांत आधारित है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मार्क्स का जो संघर्ष सिद्धांत है किस पे आधारित है? तो वो है ए पे, वर्ग सिद्धांत पे। देखिए, मार्क्स का संघर्ष सिद्धांत वर्ग संघर्ष पर आधारित है। उनके अनुसार उत्पादन के वर्ग आधारित संबंध आवश्यक रूप में वर्ग संघर्ष में को जन्म देते हैं। ठीक है, उत्पादन के वर्ग पर आधारित संबंध किसका जन्म देते हैं? वर्ग संघर्ष को जन्म देते हैं। यह वर्ग संघर्ष भी ही इतिहास या का चालक है। ठीक है, क्या है? वर्ग संघर्ष क्या है? इतिहास का चालक है। आगे बढ़ते हैं। सभ्यता के विकास के लिए खानाबदोश एवं खेतिहर के मध्य संघर्ष आधारभूत होते हैं। इस मान्यता पर आधारित समाज के संघर्ष में एक सिद्धांत के किसने विकसित किया? तो किसने विकसित किया? उन्होंने किया इब्न खालदून ने। कौन किया? इब्न खालदून किया कि सभ्यता के विकास के लिए खानाबदोश एवं खेतिहर के मध्य संघर्ष आधारभूत होते हैं। ठीक है, इस मान्यता पर आधारित समाज के संघर्ष के रूप में के एक सिद्धांत को इब्न खालदून ने विकसित किया। आगे बढ़ते हैं। देखिए, आंतरिक एवं बाह्य संघर्ष की अवधारणा किसने प्रस्तुत की? तो ध्यान रखिएगा, जॉर्ज सीमेल ने। किसने? जॉर्ज सीमेल ने आंतरिक और बाह्य संघर्ष की अवधारणाओं को। देखिए, अब मैक्स वेबर के समकालीन जर्मन समाजशास्त्री और मूलतः दार्शनिक जॉर्ज सीमेल थे कि गणना समाजशास्त्र के दिग्गजों में की जाती है। सीमेल ने न केवल आंतरिक क्रियाओं के मध्य पर जोर दिया, अपितु उन्होंने संघर्ष के अध्ययन पर भी जोर दिया। उन्होंने समाज संघर्षों का अध्ययन कर उसके प्रकारों का भी उल्लेख कर आंतरिक और बाह्य संघर्ष की अवधारणाओं को प्रस्तुत किया। ये बस ध्यान रखिएगा कि आंतरिक और बाह्य संघर्ष का जो है अवधारणा किसने प्रस्तुत की है? तो जॉर्ज सीमेल ने की है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। ठीक है, 15 पे, निम्नलिखित में से किसने प्रत्यक्ष और संघर्ष और अप्रत्यक्ष संघर्ष की अवधारणाएं प्रस्तुत की है? प्रत्यक्ष संघर्ष और अप्रत्यक्ष संघर्ष की अवधारणाएं प्रस्तुत की तो किसने की है? डी, मैकाइवर और पेज ने। कौन किसने? मैकाइवर और पेज ने। मैकाइवर और पेज ने संघर्ष के दो प्रकार प्रस्तुत किए हैं, प्रत्यक्ष संघर्ष और अप्रत्यक्ष संघर्ष। ठीक है, बस ये नाम याद रखने हैं। ठीक है, प्रत्यक्ष संघर्ष, अप्रत्यक्ष संघर्ष, ठीक है, वर्ग संघर्ष, ये सब जो है चीज़ें जो है, आंतरिक और बाह्य संघर्ष, ये सब नाम याद करके आपको आगे बढ़ना है। और नाम याद करने का सिर्फ एक ही तरीका, रखने का सिर्फ एक तरीका, बार बार रिवाइज करिए। 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन गैप देखिए, रिवाइज करते रहिए। हम कहते हैं, देखिए, पेन जरूर चलाइए कापी पर, शॉर्ट नोट्स जरूर बनाइए। नहीं बनाएंगे, देखिए, आलसी होना बड़ा खतरनाक होता है। अगर आप जो है पेन से लिखते हैं, आपका जो है दिमाग बहुत तेज काम करता है। पेन से लिखना क्या होता है? उसमें दिमाग भी काम करता है, हाथ भी काम करता है। खाली पढ़ने में कभी कभी ध्यान क्या चला जाता है? कहीं इधर उधर चला जाता है। देखिए, मैं लगता होगा क्या बक रहा है, बहुत छोटी बात कर रहा हूँ, लेकिन बहुत ही बेसिक बात है, और ये बड़े से बड़े ज्ञान के भंडार को धराशायी कर सकता है अगर आप ये काम नहीं करते हैं तो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। समाज में संघर्ष के सकारात्मक प्रकारों पर निम्नलिखित में से किसने बल दिया है? ठीक है, समाज में संघर्ष के सकारात्मक प्रकारों पर निम्नलिखित में से किसने बल दिया है? तो दिए हैं जॉर्ज सीमेल। समाज में संघर्ष के सकारात्मक प्रकारों पर जॉर्ज सीमेल ने बल दिया है। उन्होंने कहा कि समाज में संघर्ष होते हैं, क्या है वो? एक सकारात्मक कार्य है। ठीक है, इनके द्वारा क्या होता है? समाज का विकास ही होता है। देखिए, ध्यान रखिएगा, मार्क्स के कथनानुसार वर्ग संघर्ष में किन दो वर्गों के बीच संघर्ष होता है? ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मार्क्स के कथनानुसार वर्ग संघर्ष में किन दो वर्गों के बीच संघर्ष होता है? तो ध्यान रखिएगा, ये होता है मार्क्स ने बी, मतलब कि सॉरी, आंसर तो बताया ही नहीं। ठीक है, ये होगा बी, शासक एवं शासित के बीच। ठीक है, जो शासन कर रहा है
और जो शासित हो रहा है उसके बीच जो है संघर्ष होता है। मार्क्स ने बताया कि प्रत्येक समाज में दो विरोधी वर्ग, एक शोषक और क्या होता है दूसरा शोषित वर्ग होता है। शोषक वर्ग पूर्ण नियंत्रण उत्पादन के साधनों पर होता है, ठीक है, क्या होता है, पूर्ण नियंत्रण उत्पादन के साधनों पर होता है, जबकि शोषित वर्ग इन उत्पादन के साधनों से वंचित रह जाते हैं। इसलिए इन दो वर्गों में संपन्न सर्वाहार वर्ग से संबोधित किया जाता है। इन्हीं के बीच वह वर्ग संघर्ष होता है, उन्हें हम शासक या शासित वर्ग कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। किस पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। अपनी पुस्तक सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया में एम.एस. श्रीनिवास ने यह मत प्रस्तुत किया। क्या मत प्रस्तुत किया, सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया में कि जाति व्यवस्था में गतिशीलता की गुंजाइश होती है। क्या होती है, जाति व्यवस्था में गतिशीलता की गुंजाइश होती है। जी.एस. धुर्रे, आर.के. मुखर्जी, एन.के. बोस और डी.पी. मुखर्जी जैसे प्रथम पीढ़ी के अप्रोध समाजशास्त्रियों और मानव शास्त्रियों के बाद एम.एस. श्रीनिवासन का नाम शीर्ष पर है। उन्होंने अपनी पुस्तक सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया 1963 में यह मत प्रस्तुत किया कि जाति व्यवस्था में गतिशीलता की गुंजाइश होती है। ठीक है, जाति व्यवस्था में क्या होती है, गतिशीलता की गुंजाइश होती है। ध्यान से पढ़ लीजिएगा, जाति व्यवस्था में गतिशीलता की गुंजाइश होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बीमारू राज्यों की संकल्पना किसने की थी, तो किसने की थी, आशीष बोस ने। बीमारू राज्यों की संकल्पना आशीष बोस ने से जुड़ा हुआ है। बीमारू का फुल फॉर्म कर लिए, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। यह विचार आशीष बोस ने कब दिया था, 1980 के मध्य दिया था। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा, ऐसे सुमेलित क्वेश्चन करने के लिए आएंगे। ठीक है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है, नहीं है की बात हो रही, तो देखिए ये सुमेलित नहीं है। ठीक है, दहेज निर्भर का नियम कब आया था, तो ये नहीं है, तो ये आंसर हो जाएगा, ये 1961 में आया था। ठीक है, अब ध्यान से पढ़ लीजिएगा, इसको जो है स्क्रीनशॉट लेके लिख के याद कर लीजिएगा कि विशेष विवाद नियम कब आया था, 1954 में आया था। हिंदू विवाद नियम कब आया था, 1955 में आया था। हिंदू उत्तराधिकारी नियम कब आया था, 1956 में आया था। और दहेज निरोधक नियम कब आया था, 1961 में आया था। इसको जो है याद करने का, देखिए सन तो एक ही जैसा लिखा हुआ है। ठीक है, लगातार लिखा हुआ है 1954, 55, 56, 61 जो है, इसको जो है इसका करना है कि अब जो का करना है कि जो है इसको कैसे भी करके याद कर लेना है आपको। ठीक है, ये तो बिल्कुल याद करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोनों। ठीक है, ये ध्यान रखना है, सन के साथ आपको याद कर लेना है। ठीक है, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना काम नहीं चलने वाला है आपका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ISPC सब जगह क्वेश्चन पूछा जाता है कि अस्पृश्यता को समाप्त करना, मतलब छुआछूत को समाप्त किया जाता है, उसका व्यवहार किसी भी रूप में निषिद्ध है। यह कहाँ घोषित है, तो कहाँ घोषित बताइए, तो अनुच्छेद 17 में घोषित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि अनुच्छेद 17 के संविधान में लिखित सभी अधिकारों में सिर्फ एकमात्र निरपेक्ष अनुच्छेद एब्सोल्यूट आर्टिकल यानी कि अस्पृश्यता का पालन किया भी स्वरूप किसी भी स्वरूप में करना गैर संवैधानिक होगा। अगर कोई भी छुआछूत करता है तो क्या हो, गैर संवैधानिक है, उसको सजा मिलेगी। किसमें, अनुच्छेद 17 में है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। हेनरी बर्नस्टीन ने गरीबी निर्धनता मापन के कितने आयाम बताए हैं। ठीक है, हेनरी बर्नस्टीन ने गरीबी निर्धनता के मापन कितने आयाम बताए हैं, कितने आयाम बताए हैं, 22 का आपको उत्तर जाएगा 4। कितने, 4। हेनरी बर्नस्टीन ने गरीबी निर्धनता मापन के लिए 4 आयाम बताए। देखिए हेनरी बर्नस्टीन के अनुसार चार मापन पे गरीबी को माप कर सकते हैं। ठीक है, जो है जीविका रणनीतियों का अभाव, ठीक है, संसाधनों का अगम्यता, असुरक्षा की भावना, संसाधनों के अभाव के कारण अन्य व्यक्तियों के साथ सामाजिक संबंध रखने और विकसित करने में अक्षमता। देखिए अगर संसाधनों का अभाव होगा तो रिश्ते भी जल्दी भैया नहीं बनते हैं। ठीक है, रिश्ते भी लोग देख के बनते हैं कि इनके पास पैसा है कि नहीं है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। गरीबी से संबंधित परिभाषा, निर्धनता उन वस्तुओं का अपर्याप्त पूर्ति की दशा है जिसकी एक व्यक्ति को स्वयं की तथा अपने आश्रितों की स्वास्थ्य एवं शक्ति को बनाए रखने के लिए आवश्यक होती है। किसने दी है, तो किसने दी है, ये दी है बी गोडार्ड ने। किसने दी है, गोडार्ड ने दी है। गोडार्ड ने गरीबी को परिभाषित करते हुए कहा है कि निर्धनता उन वस्तुओं की अपर्याप्त पूर्ति की दशा है। गरीबी क्या है, उन जो है वस्तुओं की अपर्याप्त है, मतलब कमी है, जिसका एक व्यक्ति को स्वयं तथा अपने आश्रितों के स्वास्थ्य एवं शक्ति को बनाए रखने में क्या होती है, आवश्यकता होती है। मतलब कि उन वस्तुओं की कमी होती है जिसका आदमी क्या करता है, अपने परिवार का जो है भोजन पालन पोषण और स्वास्थ्य नहीं देख पाता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए सब कुछ जो है बहुत डिटेल में डिस्कशन हो चुका है, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ,
थोड़ा जल्दी में आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ आपका समय बचाते हुए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 24वें बात है, किस पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य विशेष रूप से निर्धनता का उन्मूलन, उन्मूलन मतलब क्या होता है, जड़ से उखाड़ फेंकना, जड़ से उखाड़ फेंकना और आत्मनिर्भरता प्राप्त करना था। तो किसका था? बी। क्वेश्चन बार बार आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि 5वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य विशेष रूप से निर्धनता का उन्मूलन मतलब कि जड़ से उखाड़ फेंकना और आत्मनिर्भरता प्राप्त करना था। योजना के तहत रोजगार के अवसर बढ़ाना, रोजगार का अवसर बढ़ाना था। इस योजना के तहत आत्मनिर्भरता बढ़ाना, न्यूनतम मजदूरी की नीति और क्षेत्रीय असंतुलन की समाप्त करना था। ध्यान रखिएगा। देखिए एक इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आ गया आपके पास कि स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना, स्वरोजगार योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? तो किस वर्ष? 1999 में। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1999 में प्रारंभ की गई थी ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा। ध्यान रखिएगा ये किसका योजना है? ग्रामीण विकास मंत्रालय का योजना है द्वारा प्रारंभ। यह योजना स्वरोजगार योजना कर गरीबी निवारण करने का मुख्य लक्ष्य था। ठीक है, क्या है? ये भी गरीबी निवारण करने का मुख्य लक्ष्य इसका भी था। और किसके अंतर्गत आता है? ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है। कौन? स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। कृपया करके देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। ठीक है, बहुत ही मेहनत से, बहुत ही अच्छे से प्रयास करने के बाद आपके पास आते हैं कि आप लोग जो है आप लोगों को अधिक से अधिक 100% दे सकें। और ठीक है, चलिए आज का लास्ट प्रश्न, गरीबी रेखा निर्धनता हेतु गठित रंगराजन समिति का रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई? ध्यान रखिएगा, गरीबी रेखा से निर्धारित हेतु गठित रंगराजन समिति की रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई? तो कब प्रस्तुत की गई? सी 2014 में। जून 2012 में गरीबी रेखा निर्धारण हेतु गठित रंगराजन समिति ने अपनी रिपोर्ट 30 जून 2014 ईस्वी को प्रस्तुत की। रिपोर्ट के अनुसार पीढ़ी रेखा की प्रति व्यक्ति मासिक व्यय 1407 रुपये और तथा शहरी क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र की बात है 1972 रुपये, ग्रामीण क्षेत्र में कितना? 1972 रुपये ग्रामीण क्षेत्र में निर्धारित की गई। मतलब रंगराजन कमेटी के हिसाब से 1407 रुपये कहाँ पे? शहरी क्षेत्र में, और 972 रुपये ग्रामीण क्षेत्र में निर्धारित की गई। इससे जो कम कमाएगा गरीब होगा, जो इससे ऊपर कमाएगा वो गरीब नहीं होगा। चलिए इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। बने रहिए हमारे साथ, देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार।